बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान में आज दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक डेवलपमेंट ये हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ जो तोशाखाना रेफरेंस था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 63(1)P के तहत उनको नाअहल करार दे दिया, जिसके बाद मुल्क भर में मुजाहरे फूट पड़े। मुख्तलिफ शहरों के अंदर ट्रैफिक जैम रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़ी तादाद में सड़कों पर मौजूद रहे, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत भी मौजूद थी। शहर कायद का भी यही अहवाल था। पंजाब की सूरत हाल देखें तो वहां पर भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना था। कोयटा में भी ऐसी ही सूरत हाल देखने को मिली। तो जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने तकरीबन 9:30 बजे एक रिकॉर्डेड पैगाम कारकुनान तक पहुंचाया, जिसमें बताया गया कि मेरा केस और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का केस किस हद तक मुख्तलिफ है। वो तोशाखाना से क्या कुछ ले गए और मैंने जो तोशाखाना से चीज़ें ली वो बाकायदा तौर पर ख़रीदी, उसका तमाम तर रिकॉर्ड मेरे वकील के पास मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ ही तमाम तर फैसले किए हैं और इन्होंने फ़ायदा पहुंचाया है मौजूदा वफाकी हुकूमत को। जिसके बाद उनका यह भी कहना था कि अवाम जो है ये एहतजाज ख़त्म कर दें। इस महीने के आखिर में मैं लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा और बड़ी तादाद में हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे। दूसरी डेवलपमेंट ये हुई कि फैटफ ने पाकिस्तान को तकरीबन 4.5 साल बाद ग्रे लिस्ट से निकाल दिया है और वाइट लिस्ट में शामिल कर लिया है। पाकिस्तान ने 24 जो फैटफ के निकात थे उस पर अमल दरामद किया। फैटफ के सदर का यह कहना था कि अब पाकिस्तान को अपने इदारों की बेहतरी के लिए इकदाम जो किए गए थे उनको मजीद मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है और उसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की ये जो दो फैसले बड़े हुए हैं पाकिस्तान में, ये सियासी और माशी तौर पर पाकिस्तान को किस हद तक तब्दील करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या देखते हैं? आज खान साहब ने बाकायदा तौर पर एहतजाज से तो मना कर दिया, क्या किसी बड़े एहतजाज की गूंज सुनाई दे रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, मैं समझता हूँ कि कप्तान ने आज वाकई कप्तान होने का हक अदा कर दिया। वाकई उसने बता दिया है कि वो पाकिस्तान का एक बड़ा लीडर है। उसने बता दिया है कि वो अपनी कौम को किसी आग में नहीं झोंकना चाहता। उसने बता दिया है कि मैं पाकिस्तान को तबाही की तरफ, बर्बादी की तरफ नहीं ले जाना चाहता। उसने आज बता दिया है कि पाकिस्तान में बदअमनी को किसी सूरत ना बर्दाश्त करेंगे, ना बदअमनी की तरफ जाना चाहते हैं। आज के फैसले के बाद हर पाकिस्तानी इस बात का इंतज़ार कर रहा था और मैंने लाहौर क्या पूरे पाकिस्तान की सड़कों पे ये सब कुछ होते देखा है। मैंने लोगों के अंदर जज्बा देखा है। मैं अपनी फैमिलीज को बच्चों के साथ निकलते हुए देखा है। लोग तैयारियां कर रहे थे, पेट्रोल डलवा रहे थे कि हमने गाड़ियों में कि हमने इस्लामाबाद की तरफ जाना है, कप्तान कॉल दे, हम बच्चों समेत जाएंगे, हम लड़ेंगे मरेंगे। हम खान साहब जो है उन्हें बाहर उनके इस फैसले को जो इलेक्शन कमीशन को नहीं मानेंगे और एक तसादम की सूरत हाल पैदा हो सकती थी कि पुरअमन एहतजाज पर जो फैजाबाद चौक में हुआ, जिस तरह शेयरिंग हुई, अभी पुरअमन एहतजाज था। ना वो डी चौक गए थे, ना वो रेड जोन गए थे, ना वो किसी ऐसी जगह गए थे जहां जिससे मना किया गया था। उसके बावजूद जो हुआ, कप्तान को पता था कि मेरे कारकुन निकल आए, पाकिस्तान को मैंने कॉल दे दी, कारकुन वहां पहुंच गए, तो उसके बाद तसादम हो सकता है। वो तसादम जो चाहते हैं कुछ लोग, वो तसादम जो पीटीएम चाहती है, वो तसादम जो पीडीएम के जहन में है, वो तसादम जिसकी तरफ इशारा हो चुका था। तो कप्तान ने देखे बड़ी बेहतरीन फैसला किया। उन्होंने फौरी तौर पर इस एहतजाज को ख़त्म करने का ऐलान किया। यह एक बहुत बड़ी बात। और उन्होंने ज़ाती मुफाद नहीं देखा। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं अभी कॉल दूँ, लोग निकल आए, उसके बाद मेरा भले नहीं। उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। जबकि दूसरी तरफ अगर आप सिर्फ 4 या 5 अल्फाज ही वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस के सुन लें, जिसमें वो क्या कह रहे हैं, कितनी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। यहाँ तक कि उन्होंने आप कहा कि मेरे कारकुन, हमारे नून लीग के कारकुन बाहर निकले, जश्न मनाए, शुक्रिया अदा करे। ये क्या था? ये तसादम होना था, एक खूनी तसादम। वो तसादम जिसके बाद कारकुन के हाथों कारकुन ने जख्मी होना था या जी मरना था, जिसपे दुश्मनियां पड़ जानी थी। लेकिन कप्तान ने सारी चीज़ों से बचा, अपने कारकुन को बचाया इस पाकिस्तान के लिए, इस जमहूरियत के तसलसल को कायम रखने के लिए और पाकिस्तान के अंदर वो आज़ादी की जंग जो वो लड़ रहा है उसको कायम रखने के लिए। अगर इसे सोचा जाए तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है। पाकिस्तान के अंदर आज तक किसी लीडर ने ऐसा फैसला नहीं किया। याद करें आप, जब भी किसी के खिलाफ फैसला आया तो फौरी तौर पर कॉल दे दी कि निकलें बाहर, तोड़ फोड़ करें, रोड ब्लॉक करें। भाई 2 सूबों में दिन की हुकूमत थी,
उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में अगर खान वहाँ से कहता निकल आए तो इतनी तादाद में लोगों ने निकलना था, कुछ संभल ही नहीं सकना था, कुछ ने रोक नहीं सकना था, सारा कुछ होना था। लेकिन कप्तान ने हिकमत अमली की तहत किया, कप्तान नहीं मौका देना चाहिए। आज बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे थे कि शायद आज ही लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी जाए। अक्सरियत की राय यही थी जो खान साहब का जलसा मीटिंग थी और इसकी तैयारी भी थी। लेकिन खान साहब के पास जब उस तमाम इतलात पहुंची कि क्या खेल खेला जाना है, किस तरह तसादम हो सकता है, किस तरह ये सारी चीज़ें चाहते हैं और चाहते हैं कुछ लोग ये सब कुछ हो जाए, तो खान साहब ने उसी वक्त इस चीज़ को कहा सबसे पहले वो कानूनी रास्ता लेंगे। सबसे पहले कानूनी रास्ता क्या है कि वो देखें, खान साहब अभी कुछ कर देते, इस्लामाबाद बंद हो जाता, ये सारा कुछ होता, तो कानूनी रास्ता तो ख़त्म हो गया ना अदालतें खुलनी थी ना कोई और चीज़ होना था। खान साहब सबसे पहले कानूनी रास्ता लेंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसला हुआ है जिसको अनाउंस नहीं किया है, सिर्फ इतना कि अदालत जाना। मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। फैसला ये हुआ है कि सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के इस गैर आइनी इक़दाम को चैलेंज करके इस केस को जीता जाए, यानी इसको ख़त्म किया जाए। उसके बाद लॉन्ग मार्च तो हो रहा है, इसी महीने में कॉल दी जाएगी या सर, इससे आगे नहीं होगी। मैंने पिछले हफ्ते हमने कहा था 21 और 22 तारीख बड़ी अहम दिन है। 21 को या आप देख लें और कल का दिन भी बड़ा अहम दिन है। अगले 72 घंटों में या 78 घंटों में या समझ लें 3 दिन ही में खान साहब जो है उन्होंने दोबारा बहाल हो जाना है। ये फैसला कालादम हो जाएगा और लॉन्ग मार्च की कॉल का ऐलान भी हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा मुझे बताएं, उसके बाद कौन कहाँ खड़ा होगा। आज की जो सूरत हाल सी, कौन सी सड़क, कौन सा चौक, कौन सा चौराहा, कौन सा शहर, कौन सा रोड ऐसा था जहाँ पे एहतजाज नहीं हो रहा था, कौन सी जगह ऐसी थी जहाँ पे लोग बाहर नहीं निकले। और इस्लामाबाद जिस जो कहते हैं दारुल हुकूमत है, वहाँ पे फैजाबाद तक गए और क्या हुआ, शेलिंग की इंतहा हो गई, बेइंतहा शेलिंग हुई, क्या नहीं हुआ। तो यह एक तो बड़ी क्लियर चीज़ है, खान ने आज कप्तान इनिंग्स खेली है और उसने बजाय ये करने के कि मैं अवाम को उकसाऊँ, उन्होंने उकसाया नहीं, उन्होंने अवाम को लड़ाया नहीं, उन्होंने बेहतरीन फ़ैसला किया। और इस फैसले के बाद आपको एक दिन की खुशी है कुछ लोगों को। मैं आज सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कुछ लोग मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं। भाई मिठाई तो उस वक्त तकसीम होती है कि आपने इमरान खान को इलेक्शन में हराया होता, मिठाई तो तब तकसीम होती कि आपने सियासी मैदान में हराया होता, मिठाई तो तब तकसीम होती कि आप सियासी मैदान में जीते होते। ये क्या बात हुई कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया और उस फैसले पे आपने मिठाई तकसीम करनी शुरू कर दी। और उस फैसले पे शायद ही कोई मुझे एक वकील बड़ा ऐसा नहीं मिला कि जिसने कहा कि फैसला जो है ये ठीक है, दुरुस्त फैसला है। मतलब मैंने फोरम भी किया, पूछा भी, राय भी ली, सबके साथ एक जैसे। या सर आने वाले दिन हर रोज़ एक नया फैसला है, हर रोज़ एक नया दिन होगा, हर रोज़ तेज़ खबरें होंगी, हर रोज़ एक प्लानिंग होगी। प्लानिंग ये थी कि खान साहब को आज रात 1 बजे के बाद गिरफ्तार करना था। खान साहब कॉल देते, खान साहब को रात 1 बजे के बाद गिरफ्तार किया जाना था। कितने लोग खान साहब के पास घर में मौजूद थे जो अहम तरीन लोग उनकी टीमों के थे, उन्होंने वहाँ से जैसे ही बाहर निकलना था उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाना था। ये सारा प्लानिंग थी और इसके साथ साथ और भी बड़ी खौफनाक प्लानिंग है। खान ने फिर सब कुछ, मैं आपको बताऊँ, खान फिर इन सबको जो है ना वो परेशान कर गया। अब सर पे हाथ रख के बैठी हुई है पीडीएम सारी कि ये क्या किया। हम तो समझते थे इमरान खान कॉल दे देगा, जल्द हल हो जाएगी, लोग लड़ेंगे मरेंगे, हमें मौका मिलेगा और इमरान अदालत में जाने के काबिल नहीं रहेगा, हम सुप्रीम कोर्ट में जाके कहेंगे ये देखें ये क्या हो गया। लेकिन इस पे मजीद भी बात करते हैं। इसी बीच हमें ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फ़ारूक हबीब साहब ने। फ़ारूक साहब बहुत मशहूर है आपके वक्त के। फ़ारूक साहब, एक तरफ से फैसला आया, उधर आपने भी फैसलाबाद के अंदर बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान को सड़कों पर जमा किया। आपको वफाकी हुकूमत की प्लानिंग क्या लग रही थी जिसपे खान साहब ने आज एहतजाज खत्म करने की कॉल दे दी? बात यह है कि वफाकी हुकूमत की क्या प्लानिंग होनी। इन लोगों को ना मुल्क का एहसास है, ना इन लोगों को मुल्क की मैशियत का एहसास है। ये लोग तो आए अपने जाती मफाद के लिए और जाती मफाद के लिए सब कुछ करने को तैयार है। पहले इन्होंने देखा अच्छा खासा मुल्क चल रहा था, बरामदात भी बढ़ रही थी, किसान भी खुश था, ताजर भी खुश था और चल रही थी, एक्सपोर्ट में भी बहुत था, उन्हें दुनिया के साथ ताल्लुकात भी पाकिस्तान के ठीक थे। लेकिन इमरान खान के इक़्तिदार से बाहर निकालने की वजह क्या थी? वजह ये थी कि अमेरिका बहादुर नाराज हो था। अमेरिका बहादुर इस वजह से नाराज हो गया था कि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। दूसरी जानिब ये लोकल मीर जाफर मीर सादिक, जिनको एनआरओ चाहिए था, जिनके गले में जो एहतसाब का शिकंजा था वो टाइट हो गया था, जिन्होंने लूटमार की हुई थी, करप्शन की हुई थी, 16-16 अरब रुपए की जाली एफआईए के अकाउंट थे जिनके मकसूद चपरासियों के नाम के ऊपर, इनको जेलें नजर आ रही थी।
इन्होंने पहले ये साजिश करके इमरान खान को वज़ीर उज़्मा से हटाया। इनका ख्याल था कि इमरान खान खैर मारूफ हो जाएंगे। इमरान खान के साथ अवाम निकल आई, इमरान खान इंतखाबात भी जीत रहे हैं। अब इनको फिक्र पड़ गई कि अगर इलेक्शन हो गया तो इमरान खान फिर 2/3 से वापस आ जाएंगे। इमरान खान वापस आ गया, एनआरओ खत्म हो जाएगा, इनको जेलों में जाना पड़ेगा। अब इन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर नई साजिश तैयार की कि इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए, इमरान खान को जो है वो इक़्तिदार से बाहर कर दिया जाए, इंतखाबी अमल से बाहर कर दिया जाए। अब ये बताएं, ये तो नहीं हो सकता ना कि आप लोगों की आंखों में धूल झोंक दें, आप लोगों को बेवकूफ बनाएं, आप कानून की धज्जियां उड़ाएं, आप आइन के खिलाफ फैसले दें। इस मुल्क में कानून और आइन पे रह चलना है ना। अवामी अदालत भी तो है, अवामी अदालत तो इस फैसले को मान नहीं रही। आज जिस तरह लोग बाहर निकले हैं, मुझे बताएं, नवाज शरीफ नाअहल हुआ था, कोई सड़कों के ऊपर 4 लोग भी आपको नजर आए थे? आज लाखों की तादाद में लोग बाहर निकले हुए थे, पूरा पाकिस्तान बंद पड़ा था। वो भी इमरान खान का ये बड़ा पन है कि उन्होंने कहा कि सड़कों को खोल दें, लोगों को तकलीफ का सामना न करना पड़े। ये इमरान खान का बड़ा पन है, इससे बड़ा लीडर और क्या हो सकता है? फर हबीब साहब, जब इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, फर हबीब साहब नहीं करना चाहता। फर हबीब साहब जब लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, सड़कें तो उस वक्त भी बंद होंगी, रोड तो उस वक्त भी बंद होंगे। देखिए, जब लॉन्ग मार्च होता है तो उस वक्त से तमाम रास्ते उस मंजिल की तरफ चलते हैं। पूरा पाकिस्तान जाना चाहता है अजीम साहब। आप देखेंगे कि ये एक तारीखी मार्च होने जा रहा है। यहाँ पर लोग आपको पैदल भी नजर आएंगे, साइकिलों पे भी आएंगे, मार्च है, गाड़ियों पे भी मार्च होगा, गाड़ियों पे भी, टांगों पे भी, मार्च होगा, के ऊपर भी, बसों पे भी नजर आएंगे। आप देखें तो सही। मैं कह रहा हूँ मार्च होगा। इमरान खान साहब, ये कॉल आने वाली है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। ये आखिरी हल्ला इन्होंने जो था ना, वो इन्होंने बोल दिया। अब इनके पास और क्या करने। फारूक हबीब साहब, राना साहब ये पूछ रहे हैं कि क्या वाकई मार्च होगा? ये इसमें कौन सा कानून पढ़ा है? इसने कानून के मुताबिक फैसला किया है? मुझे बताएं आप, कौन सा फैसला ये कानून के मुताबिक है? इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है। इससे कबल इसने 9 फैसले किए हैं इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ, वो तमाम अदालतों से सेटिस्फाइड हुए हैं। इसको भी हम चैलेंज करने जा रहे हैं। ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के मकबूल तरीन लीडर को कैसे सेटिस्फाइड कर सकते हैं, कैसे ये उनको नाअहल कर सकते हैं? ये तो इनको जवाब देना पड़ेगा ना। ये तो किसी से कोई ढका छुपा नहीं। इसके इस्तीफे का मुतालबा तो हम पहले भी कर चुके हुए। फारूक हबीब साहब, राना साहब ये पूछ रहे हैं कि क्या वाकई मार्च होगा? यकीनन मार्च होगा, और मार्च आपको बताया कि हमारा इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ है। फिल फॉर इस मुल्क के अंदर आम इंतखाबात के लिए है। हमने आम इंतखाबात के साथ साथ इस इलेक्शन कमीशन की भी तश्कील नौ करानी है। जो वोटर लिस्टों में खराबी इन्होंने पैदा की है, जो वोटर्स को चेंज कर देते हैं, जिनका मकसद ये है कि किसी तरीके से इलेक्शन इस इम्पोर्टेड हुकूमत को, पीडीएम की हुकूमत को मैनेज करके देना है। तो लिहाजा इनका मुहासबा भी जो है वो होना वक्त की जरूरत हो गया। आपने कहा है कि पीडीएम की हुकूमत को इलेक्शन मैनेज करके देना, ये फैसला इन्होंने किया हुआ है। तो आप समझते हैं कि बिल्कुल ये फैसला, और आप इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो ये फैसला तो हर ज़िमनी इलेक्शन में भी हुआ था, लेकिन वो नहीं कामयाब हो सके। तो अब आप समझते हैं ये कामयाब हो जाते? तो अवाम ही नहीं इनके साथ ना, वो तो अवाम इनके साथ नहीं है। मुझे आप ये बताएं, ये इसलिए 1 महीना ज़िमनी इलेक्शन क्यों आगे किया था? इसी वजह से किया था, वोटर लिस्टों में तब्दीलियां कर रहे थे ये बैठ के। ये मेरे हल्के में 108 में इन्होंने की है। हमारे वोटरों को उठा के बाहर फेंक दिया दूसरे हल्कों के अंदर। 25 से 30 हजार वोटर उस दिन वोट कास्ट किए बगैर वापस गया है। ये मैं अपने खुद से कह रहा हूँ। ये लोगों की टेस्टिमोनियल, उनके वीडियो बयान मौजूद है जो पोलिंग कैंपों से वापस गए हैं। ये इसमें इलेक्शन करवाना है। यहाँ पर सारी वोटर लिस्टें तबाह पर बात की हुई है इन्होंने पकड़ के। ये शख्स इस काबिल ही नहीं है। इसने तो बायसनेस की इंतहा कर दी है पकड़। ये इनको जवाबदेह जरूर होना पड़ेगा। फारूक हबीब साहब, फैटफ का फैसला, पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से निकलना, पाकिस्तान का मुआशी मंजरनामा अगले 6 महीनों में क्या देखते हैं? और जिस तरह की सियासी हलचल मच रही है, क्या मुआशी मंजरनामा बेहतर हो सकता है? देखिए, बात यह है कि फैटफ में तो पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत की थी। इमरान खान के दौरे हुकूमत में, नून लीग के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान जो है वो फैटफ की ग्रे लिस्ट के अंदर जो है वो गया था। ये नून लीग की हुकूमत के दौरान गया था। इमरान खान ने तो बड़ी मेहनत की थी। हमने वो तमाम तर शराइत जो है वो पूरी की थी। हमारे दौरे हुकूमत में सारी पेशरफ्त हुई थी, जिसके बाद पाकिस्तान जो है वो वापस जो ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जाने से बचा था। और ग्रे लिस्ट से भी बाहर निकलने के जो है वो
चांसेस पैदा हुए थे। तो वो तो रिव्यू चल रहा था, वो तो हमारी हुकूमत का कारनामा, उसमें इनका कोई किरदार नहीं। बहुत शुक्रिया फरूक हबीब साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। राना साहब, क्या देखते हैं पाकिस्तान की जो सियासी हलचल मजीद बढ़ती जा रही है? पीडीएम ने जो आज इजलास किया है, पीडीएम ने इजलास में क्या मुत्तफ़िका तौर पर फैसले किए? देखिए, पीडीएम का इजलास जो आज था बड़ा अहम इजलास था, और इस इजलास में उन्हें पता था जो होना है, और मेरे पास जो इतलात है जो फैसले बाहर नहीं है। एक तो मैं याद करें, हमने पिछले प्रोग्राम में कहा था वो फैसला कर चुके हैं कि हमने मुज़ाहमत करनी है, और उस मुज़ाहमत में हर सूरत में उन्होंने मुज़ाहमत करनी थी। उस मुज़ाहमत की तरफ वो गए हैं। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा है कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाए। अब इमरान खान गिरफ़्तार होते हैं या नहीं होते, ये एक बात का है। तीसरा, उन्होंने आज फैसला ये भी किया है, जो मेरे पास इतला है और ये बड़ी कन्फर्म इतला है, फैसला ये किया है कि अब इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है फ़ॉरेन फंडिंग केस, जो ममनुआ फंडिंग केस बनाया, उसका फैसला भी नवंबर के पहले हफ्ते में ले लिया जाए। मैं आपको कह रहा हूं, वो चाह रहे हैं कि अगर यहां से इमरान खान को रिलीफ मिलता है तो दूसरे में किया जाए, और उसमें ताहयात उनको नहल करने का जो है वो उनको मंसूबा है कि उसमें ताहयात नहली जो है वो उनकी करवाई जाए। जो आज ममनुआ फंडिंग में ममनुआ फंडिंग जो इनकी मीटिंग में आज चीज़ें तय हुई हैं। तीसरा, उन पर तय हुआ कि अगर इनको टाइम मिल जाता है, अगर ये लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर इनको टाइम मिल जाता है तो आइंदा जो इलेक्शन हो वो इलेक्शन ज़्यादा तो सिंध के हलकों में कराया जाए, जो सिंध से हैं इनके, ताकि वहाँ पर ये अपनी मर्ज़ी से रिजल्ट ले सकें। और दूसरा, अगर पंजाब में या किसी और जगह किया जाए तो उसमें फिर सारी सियासी जमातें जो हैं वो भरपूर तरीके से जाएँ, क्योंकि उनको यकीन हो गया कि इमरान खान को हमने नहल करवा दिया, ये अब इलेक्शन ही लड़ सकते, और जो भी इलेक्शन लड़ने आएगा उन्हें हराया जाए और इनकी मकबूलियत को कम करने की कोशिश की जाए। तीसरी, मैं आपको बड़ी खबर दे, बड़ी खबर यह है कि कुछ ऑडियो लीक्स ये और लाना चाह रहे हैं। मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ। वो किस हवाले से होंगी? इमरान खान के खिलाफ कुछ मुबैना ऑडियो लीक्स ये और लाना चाह रही हैं। इस बात का भी फैसला हुआ है, और मियाँ नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से भी आज गुफ्तगू हुई है कि अब उनको भी वतन वापस बुला लिया जाए, ताकि सियासी हालात का मुकाबला करने के लिए मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान में हो। अब हालात ये हैं कि मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाते हैं, सारा कुछ हो भी जाता है, तो क्या उनको वो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा जिसकी वो उम्मीद लगा के बैठे हैं, या जिसकी उनको यकीन दहानी है? इस पे तो तफसील से बात करनी बनती है, क्योंकि ये तो एक ऐसा मौजू बन चुका है कि आज के इक़दाम के बाद मुख्तलिफ हलकों में सिर्फ एक ही बहस जारी है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी का रास्ता हमवार हो रहा है। इस पर तफसीलन बात होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, जिस तरह ब्रेक से पहले हम ये बात कर रहे थे कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जाएगी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वापस किस तरीके से लाया जाएगा, ये बात जो है बहुत से हलकों में गर्दिश कर रही है, और ये एक ऐसा मौजू है कि जिसके ऊपर सियासी हलके, सियासी बसीरत रखने वाली शख्सियात अभी दबे लफ्ज़ों जो बात कर रही हैं, ये हो सकता है कि कुछ दिनों बाद खुले लफ्ज़ों में ये बात होना शुरू हो जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा हैं वो इसी बारे में ही बात कर रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले मरियम नवाज साहिबा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपनी क्या राय रखी थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में और लेवल प्लेइंग फील्ड टर्म के बारे में। उनका क्या कहना था? जो नवाज शरीफ को भुगतना पड़ा था वो इसको भी भुगतना पड़ेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड इसे नहीं कहते कि एक शख्स के हाथ बांध दिया हो। ये आज से 17 दिन पहले की गुफ्तगू है। राना साहब, क्या राय रखते हैं इस गुफ्तगू के ऊपर और आज के फैसले के ऊपर? यासर साहब, लंबे सांस आपने तो ठंडी आप भरी। मैंने इसलिए यहाँ भरी है कि क्या हमारा कानून, हमारे अदारे की आंखों पे पट्टी बंद गई? क्या हमारी आवाम गुमराह हो गई? क्या हमारा मीडिया ये दिखाने से कासर रह गया कि 4 तारीख को एक लीडर, पाकिस्तान की बड़ी लीडर, ये कह रही हैं कि ये होगा, हर सूरत ये सज़ा मिलेगी जो मियां नवाज शरीफ को मिली थी? क्या ये सब कुछ तय था? क्या ये सारे मामला, क्या ये सारा कुछ तय था? क्या चीफ इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इन मोहतरमा के पास थे? क्या अहम तरीन इख्तियारात इनके पास थे? क्या इनको किसी ने यकीन दहानी कराई थी कि ये सब कुछ होगा? आप कह दें, क्या इनको ये पता था ये सारा कुछ होना है? क्या फैसला इतने दिन पहले लिख दिया गया था, या फैसला लिखने से पहले ये डिसाइड कर दिया गया था कि जनाब आपको खुश करने के लिए, आपको मुतमिन करने के लिए,
आपकी ख्वाहिश को अमली जामा पहनाने के लिए जनाब ये सब कुछ कर दिया जाएगा। मैं नहीं ये कह रहा, ये वो खुद कह रही हैं यासर, ये खुद मोहतरमा फरमा रही हैं, खुद उनके अपने अल्फाज हैं, खुद वो कह रही हैं कि ये सजा मिलेगी फिर जाके होगी। किस तरह पता था, किसको पता था? गैब का इल्म तो अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी के पास नहीं है। इनके पास कौन सा इल्म था? इनके पास कौन सी इंफॉर्मेशन थी? इनके पास कौन सी ऐसी चीज़ थी कि जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये सारा कुछ कहा? इसका मतलब भाई देखें, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इमरान खान को फेवर कर रही हैं, ये सारी चीज़ें इमरान खान के हक में जा रही हैं। पूरी कौम जो वो देख रही है कि कितने दिन पहले क्या क्या प्लानिंग हुई, इमरान खान के खिलाफ किस किस जगह किस किसने प्लानिंग की। 2 दिन पहले बिलावल भुट्टो साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा इमरान खान साहब आपको हम रिटायर कर रहे हैं, आप रिटायर हो जाएंगे। उनको किस तरह पता था कि इमरान खान अब सियासत में नहीं रहेंगे? ये ख्वाहिश तो हो सकती है उनकी, लेकिन उनकी तमन्ना भी हो सकती है उनका, लेकिन ये कहाँ से चीज़ें निकली, ये कैसे हुई? और आज मुझे एक बात बताइए, अगर इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस का वो पता था कि ये नाहल है, पता था ये इस काबिल नहीं है, क्यों करोड़ों रुपए अरबों रुपए आवाम के खर्च किए, क्यों इलेक्शन होने दिया ज़िमनी? असल मामला ये नहीं था यासर, असल मामला ये था, पहले प्लानिंग थी कि इमरान खान जो है उसको ऐसे मारा जाए। अगर वो इस तरीके से मर गया तो ठीक है, अगर इस तरीके से ना सियासी तौर पे मरा तो फिर दूसरा हरबा इस्तेमाल किया जाए। चूंकि मोहतरमा के मुंह से ये बात निकल गई है, इस पर तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की आला अदलिया को खुद नोटिस लेना चाहिए, इस पर तो पाकिस्तान के अहम अदारों को नोटिस लेना चाहिए कि मोहतरमा आप हमें बताएं आप किस तरह दावा कर सकती हैं। मैं यहाँ बैठ के कह दूँ कि फलां शख्स जो है उसको हर सूरत में फांसी होगी, अभी उसने जुर्म किया ही नहीं, तो किस तरह मैं कह सकता हूं? इसका मतलब है कि जुर्म मैंने करवाना है, मैंने वो चीज़ तैयार की हुई है और उसको उसके बाद उस पर उसको फिट करना है, और फिट करने के बाद जनाब उसको कहना आए जी जनाब इनको पकड़े, पकड़ के इनको जेल में डाल दें, उनको सजा दे दें। यार सर ये बड़े इस फैसले के बाद इमरान खान को आपने डबल जिंदा कर दिया। इमरान खान जो है उसकी अवाम में मकबूलियत, अवाम के अंदर उसकी अहमियत, अवाम ये समझ गई कि 13 जमातें उसे इलेक्शन नहीं हरा सकें, 13 जमातें सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकें, तो अब उसको टेक्निकल तरीके से आउट करने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश, ये तमन्ना, ये आरज़ू सारी जो है ना ये ख़त्म हो जाएगी। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एक कासत का पैगाम भी बता दूंगा, अगर आप कहेंगे तो आपको ये भी बता दूंगा कि इस करने के बाद किसने फिर क्या कोशिश की और उसको आगे से क्या जवाब मिला है। किस कासत का पैगाम? एक कासद जनाब, एक कासद इस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ तक पैगाम देने गया। किसका कासद? ये ना ही पूछे तो बेहतर है, आप भी ठीक रहेंगे मैं भी ठीक रहूँगा। तो एक कासद गया और इस कासद ने पैगाम दिया, चलिए आप ले लें, PDM का कासद गया। अच्छा, उन्होंने जाके पैगाम दिया कि जनाब इमरान खान जो हैं उनकी नाअहली ख़त्म हो सकती है, आप अभी कोई ऐसा सिस्टम बनाएं कि असम्बली में आ जाएं, बाकियों के इस्तीफ़े कबूल नहीं करते। वहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब की भी नाअहली जो है उसे ख़त्म करने के लिए पास करती हैं करारदाद, एक करते हैं पास इमरान खान साहब के लिए भी, और सब के लिए करते हैं एक, उसमें जहांगीर तरीन साहब भी आ जाएंगे, उसमें फैसल वाडा साहब भी आ जाएंगे, उसमें नज़ीर जट साहब भी आ जाएंगे, जितने भी लोगों का है सारे आ जाएंगे और उसे मंजूर करते हैं। तो उस पर पता है जवाब क्या मिला? उनका जी आप अब जो कर सकते थे आपने कर लिया, अब आप नाअहली छोड़ के इससे भी आगे जाके जो करना चाहते हैं आप कर लें। ये नहीं होगा, कप्तान ही टीम का कप्तान रहेगा और कप्तान आखिरी हद तक रहेगा। कप्तान ना पहले सौदेबाजी करता था ना अब सौदेबाजी करेगा। कप्तान अब तक खामोश था, अब तक लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया था, तो इस वजह से नहीं किया था कि वो पुरअमन माहौल चाहते। चले आज के केस के कानूनी पहलुओं पे बात करते हैं। अभी कानूनी ऑप्शंस पाकिस्तान के इंसाफ के पास क्या हैं उस पर मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। माहिर कानून आमिर सईद राना साहब ने हमें ज्वाइन किया। राना साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। राना साहब, एक मुबहम सा फैसला करार दिया जा रहा है आज इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया, आप कानूनी नुक्ता नज़र से अब तक क्या समझें कि कौन सी आइन की शिक लगाई गई है जिसके तहत ये नाअहली हुई है? ये नाअहली कितने अरसे के लिए है, मौजूदा मुद्दत के लिए है, या अब से वो कंसीडर हो के अगले 5 साल तक जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, पहले तो जो आज का ये फैसला है, मैं तो इसको इलेक्शन कमीशन के फैसले को वैसे ही जो लोगों के माइंड में चल रही है कि दैट इज डिस्क्वालिफिकेशन, वो एक रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। ऐसी कोई बात नहीं, कोई ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, क्योंकि 62(1)F के तहत डिस्क्वालीफाई जो कहते हैं वो उस क्वालिफिकेशन में उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया।
बी के तहत उन्होंने की है, उसमें सिर्फ मेरे ख्याल में ये डी सीट है, इसको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं कह सकते। और जो डी सीट करते हैं वो उस टर्म के लिए करते होते हैं जिस टर्म के लिए वो मुंतखब होते हैं। अब खान साहब का बारे में ये है कि जिस सीट के ऊपर खान साहब ने मियाँ वाली की सीट रखी थी, उस मियाँ वाली सीट के बाद उसके जो डिक्लेरेशन फॉर्म थे, या डिक्लेरेशन के बाद हर साल जो एसेट डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट होता है, उसमें अगर कोई चीज नहीं लिखी गई या कोई चीज आ गई है तो वो मिस डिक्लेरेशन में नहीं होती। हमेशा वो होता है कि जो नॉमिनेशन पेपर के साथ होता है उसके अंदर सारा चीजें लिखी जाती हैं आपकी, जो एनुअली आपकी चीजें उसके अंदर इंक्रीज होती हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा जो आज इलेक्शन कमीशन था उसने कोई चीज मतलब उनको समझ नहीं आ रही थी कि खान साहब को किस तरीके से हम लोगों की नजर से हटाएं कि ये डिस्क्वालीफाई कर दिया है, डी सीट को डिस्क्वालिफिकेशन का वर्ड यूज करने की कोशिश की है, जो कि मैं नहीं समझ सका कि इतने माशाल्लाह ये ज़हीन व फतीन किस्म का इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ है, इसमें बड़े अच्छे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि इलेक्शन के ये फैसले कहाँ से लिखे हुए हैं और उनको कोई समझ नहीं आई। अच्छा, खान साहब का जो फैसला, आमिर राज साहब आप लाहौर हाई कोर्ट बार के सेक्रेटरी भी रहे हैं, मारूफ कानूनदान भी हैं और इलेक्शन कमीशन में बड़े केस भी आपने लड़े हैं, और चौधरी परवेज़ राही साहब के केस में भी आप वकील थे। हमारे वज़ीर कानून जो हैं आज़म ज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ये 5 साल के लिए नाअहल हो गए हैं, तो वो तो अगला टेन्योर भी इसी में गिन रहे हैं। मेरे भाई आज़म ज़ीर तारड़ साहब मेरे बड़े हैं, उस्ताद हैं, लेकिन वो जिस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उस पार्टी के लिए तो उनको शादियाने बजाने का टाइम तो देना चाहिए। आपको पता है वो बगैर कुछ पढ़े उनकी जो पार्टी है वैसे ही मिठाई बांट लेती है, और मिठाई बांटने के बाद में कहते हैं ओ हो क्या हो गया। आज भी सारा दिन इसी बात पे लगे रहे हैं। फैसले की 4-5 लाइनें सिर्फ अगर पढ़ लें तो बड़ा क्लियर किया गया है कि वो जिस सीट के ऊपर से उसको आप डी सीट करने जा रहे हैं वो तो ऑलरेडी उसके ऊपर रिजाइन दे चुका हुआ है। जब रिजाइन दे चुका हो तो उसका फैसला उसके ऊपर हो ही नहीं सकता, उसको आप डी सीट कर किस बात से डी सीट करने जा रहे हैं उसको। आप जो बात कर रहे हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन है, मिस डिक्लेरेशन है, अब इस मिस डिक्लेरेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चीज पेंडिंग पड़ी हुई है कि मिस डिक्लेरेशन किस डेट से होगी। मिस डिक्लेरेशन क्या होगी? जिस वक्त आपने नॉमिनेशन पेपर सबमिट किए हैं, या उसके बाद अगर मैंने इस साल के अंदर कोई चीज परचेज की या सेल की है। ये 2-3 फैसलों को मिलाएंगे तो ये कोई ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। रान साहब एक नुक्ता अखज़ कर लेते हैं, अगर खान साहब इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो वो अगले आम इंतखाबात में इलेक्शन लड़ सकते हैं, या फिर अगर हुकूमत अभी ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान करे तो उसमें भी इलेक्शन लड़ सकता है? सर मेरा ये है कि आज ज़िमनी इलेक्शन कल को फिर करें, वो दोबारा इलेक्शन अनाउंस कर देंगे। अब अगर इसको वो कहते हैं कि डिस्क्वालीफाई किया है तो सुबह ये करने जा रहे हैं, उनके जो 6 सीटों से खान साहब जीते हैं उनको नोटिफिकेशन करने जा रहे हैं। उस नोटिफिकेशन में आपको कई चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर ये उसको नोटिफाई नहीं करते हैं खान साहब को कि ही इज अ रिटर्न कैंडिडेट, तो उसके ऊपर कोर्ट में फिर जाएंगे कि आप किस तरीके से एक बंदा इलेक्शन जीता है और उसको करने जा रहे हैं। क्योंकि जो जिस चीज के ऊपर तोशा खाना का जो रेफरेंस आया था वो एक डिक्लेरेशन उस फॉर्म के अंदर आया था कि इस क्या जो इलेक्शन है खान साहब की जो सीट जिससे जीते हुए हैं, इसके अंदर जो इन्होंने अपने हर साल के ऐसे डिक्लेरेशन फॉर्म जमा कराते हैं उसके अंदर इन्होंने अपने डिक्लेरेशन फॉर्म सही सबमिट नहीं किए, लिहाजा उस बेस के ऊपर तोशा खाना में उन्होंने फारिग किया है। ये कोई केस का रब्त बंदा नहीं था, ये बस सिर्फ कुछ खुश करने के लिए किया है। हालांकि इसके साथ एक और केस चल रहा था जो शुजात हुसैन साहब का केस था पार्टी वाला, उसको आज 2 महीने और 22 दिन हो गए हैं, उसका ऑर्डर इन्होंने महफूज किया हुआ है, उसके लिए भी इंतजार कर रहे हैं कि लिखवाया नहीं जाएगा। और ये केस उसके बाद फाइल हुआ है। मैं उस दिन कोर्ट में मौजूद था जिस दिन ये हमारे भाई मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब तोशा खाना रेफरेंस में पेश हुए, हमारे बाद केस फाइल हुआ है। हमारे आर्गूमेंट्स केस के अंदर शुजात साहब वाले केस में आज तक फैसला नहीं वो कर सके, लेकिन इसके अंदर उन्हें इतनी जल्दी थी कि खान साहब का आगे से चल रहा था। खान साहब ने कॉल दी हुई थी अपनी लॉन्ग मार्च की, और लॉन्ग मार्च की कॉल से बचने के लिए मैं कहता हूँ ये फैसला दिया है, ये वैसे अगर देखा जाए तो ये फैसला खान साहब के फेवर में है। जो खान साहब का लोग बना रहे थे कि हमने नैरेटिव था कि हमने निकालना है, लेके चलना है, लॉन्ग मार्च चलना है, ये तो लोगों को आपने पहले चार्ज कर दिया। आप चाहते हैं कि माइनस मानो, ये नहीं हो सकता। खान साहब देखिए, एक पाकिस्तान के अंदर सिस्टम चल रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके सपोर्टर्स हैं, आप उसको सिर्फ ये इस बात के ऊपर एक साइड लाइन कर दें कि वो पॉपुलर लीडर है और पॉपुलर लीडर को आपने साइड लाइन करके उसकी जगह कुछ और लाना है, तो ये बाहर के एजेंडे पूरे नहीं होने। और खान साहब की रूट्स अब अवाम के अंदर है, और अवाम जब सड़कों पे निकलेगी तो इनके लिए मसाइल पैदा होंगे। अच्छा, आप क्या समझते हैं राज साहब, आमिर राज साहब, आप क्या समझते हैं कि ये फैसला इलेक्शन कमीशन का है, PDM का है, और जो मरियम साहबा ने चंद दिन पहले कहा कि ये होगा,
तो आप क्या समझते हैं ये सब एक प्लानिंग का हिस्सा है? सर ये देखिए, ये और तो आला planning अदलिया का जो केसेस और ये केस अगर आला अदलिया में चला जाता है जिस तरह कल जा रहे हैं, तो आप इसका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखिए जी, ये केस जिस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस फाइल होना है, इसके ऊपर रिट फाइल होगी, ये सस्टेनेबल नहीं है, ये फौरन ही ऑर्डर सेटिस्फाइड हो जाएगा। ये मेरी जो मतलब नॉलेज है लॉ के मुताबिक, ये बिल्कुल सेटिस्फाइड होने वाला ऑर्डर है, इसके अंदर कोई चीज नहीं है। हाँ, ये जो बात मरियम साहबा ने कही है पहले इसके ऊपर कि ये फैसला आएगा, जरूर डिस्क्वालीफाई होंगे, तो ये आपको पता है कि जो इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए हैं, दे आर द पपेट्स, और वो किसकी इशारों पे काम कर रहे हैं, किसको खुश करने के लिए कर रहे होते हैं। तो ये मुझसे आप पूछवाएंगे तो कहते हैं वो खान साहब इनके बारे में सही फरमाते हैं, तो मैं इतनी ज्यादा शायद उनके बारे में बात ना करूं, लेकिन वो दे आर द पपेट्स, उनको सिर्फ और सिर्फ बताया जाता है कि आपने ये करना है। कुछ लोग ये राय रखते हैं कि जब किसी भी मेंबर का, किसी एक मेंबर का भी उस पर दस्तखत ना हो तो वो फैसला कलअदम हो जाता है। कहा यह जा रहा है कि पंजाब के जो मेंबर थे वो डेंगू के बायस आज आए नहीं थे, उनके दस्तखत नहीं हुए। इसकी कानूनी हैसियत क्या है? सर मैं वही कह रहा हूँ कि ये इतनी अर्जेंसी क्या पड़ी थी कि अगर वो डेंगू के पेशेंट थे, इट मीन कि आपने उनसे कंसल्ट ही नहीं किया। अगर आपने कंसल्ट नहीं किया है तो ये मेजॉरिटी डिसीजन हो किस तरह सकता है? नहीं, वो कहते हैं कि टेलीफोन पे कर लिया। नहीं, अगर टेलीफोन पे उनसे कंसल्टेशन की गई है तो क्या साइन होने के लिए उनके घर में नहीं जा सकती फाइल? ये कौन सी बात है? आपको इतनी अर्जेंसी थी कि आपने उनसे घर तक, वो डेंगू पंजाब के मेंबर है ना, तो पंजाब के मेंबर में यहाँ आधे घंटे में अंदर फाइल लेके जाते हैं, फाइल पे साइन करवा के आ जाते थे, या उनको जो मर्जी हो जाए उनको वहां बुला के साइन किया जा सकता है, या एक हफ्ता आगे किया जा सकता था। नहीं, वो कह रहे हैं ना राज साहब, इसमें उनकी ये भी दलील है कि जनाब इसीलिए हमने जो फैसला है, मुकम्मल फैसला हम इसलिए नहीं दे रहे कि अभी उनका साइन रहते हैं। सर मुकम्मल फैसला अगर उनके साइन रहते थे तो ये आधा फैसला अनाउंस करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को कब से मिल गया है? ये इलेक्शन कमीशन कोई कोर्ट है? ये कोई इलेक्शन कमीशन कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जिसकी आधे फैसले देगी और उसका डिटेल फैसला बाद में देते रहेंगे? दैट इज अ कमीशन। कमीशन को हम कोर्ट भी नहीं कह सकते। इनको किसने ये इख्तियार दे दिया हुआ है कि ये शॉर्ट ऑर्डर देना शुरू कर दें? ये अपने आप को सुप्रीम कोर्ट कहना शुरू हो गए, ये आपको अपने आप को हाई कोर्ट कहना शुरू हो गए? नहीं हो सकते हैं। दैट इज ओनली कमीशन, इसको आप कोर्ट भी नहीं कह सकते। तो ये किस तरह इन्होंने फैसला किया हुआ है? ये एक फैसला एक जल्दबाजी में इन्होंने एक फैसला करवाना था। वो टाइमिंग इनके पास ऐसी थी जब खान साहब का इस बात के ऊपर बार बार एहसार कर रहे थे कि हमने लॉन्ग मार्च करना है, और लॉन्ग मार्च उन्हें पता चल रहा था कि आप अवाम की नब्ज चेक करने के लिए भी हो सकता है क्या किया इन्होंने, कि अवाम क्या करना चाह रही है, इसके ऊपर खान साहब के साथ क्या लोग निकलते हैं। जो चीजें चल रही हैं, ये फैसला सुन के, ये फैसला की जो छोटी बहुत चीजें हैं, ये देख के ये आइडिया हुआ है कि हमारे मुल्क के अंदर फैसले के अंदर। अच्छा राज साहब, एक चीज क्लियर कीजिएगा, 63(1)F और 63(1)P दोनों में बुनियादी फर्क क्या है? तो देखिए उसके अंदर, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, उसके अंदर 1F के अंदर आपकी क्वालिफिकेशन फॉर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अ मेंबर, डिस्क्वालिफिकेशन की क्लॉजेज लिखी हुई क्या क्या चीजें हैं। अगर इनको, और ये पी की जो क्लॉज है, पी को उसके साथ बिल्कुल एक अपोजिट चीज है। अगर आपने उनको डिस्क्वालीफाई करना चाहा तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान आपको इस के तहत करना चाहा, 62(1)F के तहत आपने पी का लेके उसके अंदर बुबा में से एक चीज आ गई है कि वो मतलब हमारी हिस्ट्री के अंदर ये पहली दफा आया है कि इलेक्शन कमीशन इस तरह के फैसले करना शुरू हो गया है। आल्दो ये सिर्फ और सिर्फ उसका रेफरेंस भिजवा सकते थे कि ये चीजें आई हैं उसके ऊपर, ये उसको डिस्क्वालीफाई करने का इख्तियार इनके पास नहीं है। इनके पास सिर्फ डी सीट करने का इख्तियार है, या सीट उनको नोटिफाई करने का इख्तियार है। डी सीट करने का इख्तियार है, डिस्क्वालिफिकेशन का इख्तियार नहीं है। बहुत शुक्रिया आमिर सईद राज साहब इस हवाले से अपना वक्त दें। नाज़रीन, कानूनी नुक्ता नज़र पे हम बातचीत कर चुके हैं। बातचीत अभी और भी सियासी तौर पे करनी है कि सियासी मंजरनामा क्या होने वाला है, इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, तोशाखाना का फैसला आ गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगली हिकमत अमली ये होगी कि वो अदालत से रुजू करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी कानूनी जंग भी लड़ेगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इरादे क्या हैं? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से बातें जो बहुत ज़्यादा अब गर्दिश करना शुरू हो गई हैं, उनके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, मियाँ साहब की वापसी कब तक देख रहे हैं? मियाँ साहब, आज जो फैसला हुआ है इनका, जिसमें PDM का जो इजलास हुआ है, उसमें ये फैसला हुआ है कि मियाँ नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी जो है उसे फौरी तौर पर किया जाए।
अब उसके लिए दो चीज़ें, दो ऑप्शन उन्होंने कहा जी एक तो ये है कि मियाँ साहब की फौरी वापसी के लिए इस्लामाबाद या इस सिंध का कराची एयरपोर्ट ये से इस्तेमाल किया जा सकता है, और जैसे ही वो पाकिस्तान में दाखिल होते हैं सिंध आते हैं तो उनकी हिफाजती ज़मानत करवा के उसके बाद उन्हें जो रिलीफ हो सकता है वो करवाया जाए। दूसरी ऑप्शन पे ये बात हुई कि मियाँ साहब के आने से पहले वो तमाम चीज़ें जो हैं उन्हें मैनेज किया जाए या उनका कानूनी नुक्ता जो उन चीज़ें हैं उसको पूरा किया जाए कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो जेल ना जाए। अगर जेल भी जाना हो तो जेल जो है वो उसको करार दिया जाए बनी गाला को, या इस्लामाबाद के अंदर या सिंध के अंदर या कराची में ना, ये ज़्यादा उनको सूट कर रहा है कि कराची में कोई जो है हाउस रेस्ट जो है या कोई किसी घर को या किसी चीज़ को दिया जाए, ताकि जहाँ पर वो समझते हैं कि नहीं यहाँ पे सहूलत है, यहाँ पर इनको कोई तंग नहीं कर सकेगा, यहाँ पर इनको रिलीफ मिल सकेगा। इस बात पे एक हुआ। दूसरी बात उन्होंने दूसरे ये आज सबसे जो खौफनाक चीज़ हुई है कि मियाँ नवाज शरीफ की आमद से पहले और वो मज़ीद जो काम करना चाहते हैं उनकी पूरा अब जो सिस्टम है वो है कि KP के और पंजाब गवर्नमेंट इसको किसी तरीके से कराया जाए। अगर KP के नहीं भी गिरती तो पंजाब हुकूमत को हर सूरत में गिराया जाए। अभी एक और भी तहरीक अदम एतमाद की कोशिश होने वाली, कुछ नहीं, अब पहली बात सेनेट में डिप्टी जो चेयरमैन सेनेट है उनके खिलाफ 50 सेनेटर्स ने दस्तखत करके जमा करवा दिया। वो कामयाबी हो जाएगी, उसका कोई मसला नहीं। उसकी वजह क्या थी वैसे? वो उनके जहन में है कि जी ये चूँकि हमायती है उस तरफ जाएगा, ये उनकी हमायत करेगा, ये मामले का रुख को भी हम चेंज करेंगे, ये काफ़ी चीज़ें हैं। या सर पहली बात है ये चेयरमैन सेनेट तो बदलेगा नहीं, डिप्टी चेयरमैन सेनेट चेंज हो जाएगा, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हालात ये नहीं है कि चेयरमैन बदल जाए डिप्टी चेयरमैन बदल जाए, अब मामला तो किसी और तरफ चले गए हैं। अब मामला चले गया है डू एंड डाई, अब गेम ओवर हो गई है। और जब गेम ओवर हो जाती है ना तो फिर उसके बाद बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथ कुछ नहीं आता। या सर बहुत से लोग ऐसे होते हैं। अब प्लानिंग के मुताबिक तो प्लानिंग बड़ी अच्छी थी, प्लानिंग के मुताबिक तो उन्होंने बड़ा अच्छा खेला, हर दफ़ा अच्छा खेला, लेकिन हर दफ़ा जो प्लानिंग उन्होंने की उल्टी उनको पड़ गई। हर दफ़ा शिकारी अपने जाल में फंस गया और कप्तान जीतता गया। आज भी आप देखें कप्तान ही जीता। आज इन्होंने ये फैसला किया कि पंजाब में हम कुछ करें। अब पहली बात है पंजाब में इत्मीनान आ नहीं सकती है सर, उसकी बड़ी क्लियर वजह है कि इजलास जारी है। जब इजलास जारी होता है तो उस वक्त इत्मीनान की तहरीक आ ही नहीं सकती। इत्मीनान की तहरीक एक ही सूरत में आ सकती थी कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही अलहदा हो जाते। चौधरी परवेज़ इलाही तो डट के खड़े हैं। आज चौधरी परवेज़ इलाही का आपने बयान देखा है, आज उन्होंने खुल के कहा मैं अपने लीडर कप्तान के साथ खड़ा हूँ। वो डट के खड़े हैं। उन्हें अगर 15 मिनट पहले कप्तान कहे कि आपने असम्बली डिज़ोल्व करनी है तो असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी। और ज़हन में रखिएगा कल पंजाब असम्बली का इजलास है और ये बड़ा अहम इजलास है यासर साहब। पंजाब का और KPK का इजलास बड़ा अहम तरीन इजलास है। कल के इजलास को आम इजलास से बिल्कुल ना रखिएगा, बड़ा अहम तरीन इजलास है। और मियाँ नवाज शरीफ का बंदोबस्त, मियाँ नवाज शरीफ साहब का बंदोबस्त तहरीक इंसाफ भी करने जा रही है। वो इमरान खान साहब पर होने वाले इस वो कह रही है खुद का शमला है हम पर, और इस खुद का शमले का वो जवाब देने की तैयारी कर चुके हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो मामला तय हो चुके हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिसको अचानक उन्होंने करना है और इसके लिए पूरी प्लानिंग हर चीज़ तय है। देखिए खान साहब ने खुद कहा मुझे रात को पता था मेरे खिलाफ ये फैसला आना है। अच्छा उन्हें भी पता था, और मजे वाली बात है सुबह से ही चीज़ें गर्दिश भी कर रही थी। PTI के कारकुन मुतहर्रिक भी थे। PTI के कारकुनों ने 11 बजे ही कॉल दे दी थी कि इतने बजे फलां जगह एहतजाज होगा। ये तो क्लियर था, और जिस वक्त वहाँ पे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, सारा कुछ नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें क्लियर थी। चले ये तो चलता रहेगा। हम बात करते हैं मियाँ नवाज शरीफ को ये हर सूरत में नवंबर में लाना चाह रहे हैं जी, और उसके लिए इन्होंने मियाँ साहब को ये पैगाम भी दे दिया कि आप तैयारी करें मियाँ साहब, हम आपको नवंबर में पाकिस्तान ला रहे हैं। मियाँ साहब अजीद है कि मैं उसी सूरत में आऊँगा जब मामला आपके कंट्रोल में मुकम्मल तौर पर होंगे। अब मामला कंट्रोल में रहते हैं या नहीं रहते, इसका फैसला तो अगले 48 घंटों में हो जाना। अगर सुबह खान साहब की पिटीशन लग जाती है तो कल के दिन में आपको बड़ा कुछ नजर आ जाएगा। नहीं तो ज़रा डेट ज़हन में रखिएगा 24, 25, 26 अक्टूबर, 24, 25, 26 अक्टूबर, ये 3 दिन जो है ना, इन 3 दिनों में हुकूमती इत्तेहाद के अंदर आपको चीखो पुकार की आवाज़ आएगी। मैं आपको खबर दे रहा हूँ 24, 25 अक्टूबर जो है इनमें हुकूमती इत्तेहाद के अंदर आपको कैसी कैसी आवाज़ें आएंगी।
वहाँ से कैसा शोर नजर आएगा, वहाँ पर कैसा मातम, सियासी मातम बर्पा होता हुआ नजर आएगा। यानी आप ये कहते हैं कि अगले 3 दिन में वो मंजरनामा वज़ा हो जाएगा, जिसके बाद ये फैसला आसानी से किया जा सकता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी की तारीख क्या होगी। नाज़रीन, द लास्ट आवर का वक्त चाहता है, मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल। अल्लाह निगहबान।